सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई एडियन थिंकिंग। जो लोग केमिस्ट्री को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका पेन मैं समझ सकता हूँ कि जो बोलते हैं भैया मुझे कुछ भी नहीं आता, अगर मैं एकदम ज़ीरो स्क्रैच से पढ़ना चाहूँ तो केमिस्ट्री में क्या क्या वो बातें हैं, क्या बेसिक बातें हैं जो आनी चाहिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं अब फाइनली ये वीडियो रेडी करने जा रहा हूँ। आप अगर यकीनन इस लेक्चर को देखते हो और आपको कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री का, तो यह केमिस्ट्री का जो भी सारी बेसिक बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। और इसके बाद मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा। मुझे पता है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनिक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो पहले हमने सोचा कि पहले हम, क्योंकि जो भी बच्चा, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, नीट जेई जो भी आप देना चाहते हो, तो जो भी स्टूडेंट मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बेसिक लेवल जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको आइसोस्टर्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटम क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं पता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और बिल्कुल जिनको चीज़ें आती हैं, ये बेसिक वाली चीज़ें, वो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, थोड़ा सा अगर मैं आपको फील कराऊं, तो आप अपने चारों तरफ नोटिस कर पाते हो क्या? पेड़ देखते हो, पानी देखते हो, है ना, कोई इंसान को देखते हो, जो खाना खाते हो, सूरज जो देखते हो आप, है ना, बादल देखते हो, ट्रेन जो चल रही है, जो भी चीज़ें आप इसमें देख रहे हो, सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। पेड़ है, पेड़ में भाई क्या होता है, आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं। अब क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, एक मैग्नीशियम पाया जाता है ना। अब मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन क्या है, केमिस्ट्री ही तो है। कार्बन डाई को ऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है दिन में। पानी में क्या है, H2O है, इसका फॉर्मूला केमिस्ट्री ही तो है। इंसान की पूरी बॉडी में केमिस्ट्री आप देख सकते हो, कैसे, हड्डी, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। पूरी इवन ब्लड में क्या होता है, आयरन के कंपाउंड होते हैं। मतलब हर जगह केमिस्ट्री है ना। जो भी आप खाना खाते हो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, केमिस्ट्री है। सूरज, विटामिन डी आता है ना। बादल में बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, जो फ्यूल ईंधन यूज होता है, प्लास्टिक जो यूज हुआ है, हर जगह केमिस्ट्री। आप जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हो, सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आइए अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, अगर मैं आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताऊं कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसमें क्या लिखा गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंज। अब कोई बोलेगा भैया मैटर क्या होता है, तो मैं इस डेफिनेशन पे बाद पे आऊँगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या होता है। देखो मैटर क्या होता है डियर, थोड़ा अगर हम पढ़े लिखे भाषा में बात करें, तो जो भी चीज़ें आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, वो सभी मैटर है। आप अपने पास किसी इंसान को देख रहे हो, आप अपने पास कोई पेड़ देख रहे हो, आप अपने पास कोई गाड़ी देख रहे हो, आप जो भी चीज़ें आपके पास, कोई वस्तु है आपके पास, हर चीज़ मैटर है, ठीक है। मैटर को जो भी चीज़ आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोले, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके पास, ऐसी चीज़ें जिसके पास वॉल्यूम हो, वेट हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है, मैटर। आप, मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन क्या है, इसके पास थोड़ा सा वेट होगा, कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, वो क्या होते हैं, मैटर। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो सभी मैटर है। अब बात आती है मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे आप एक घर बनाते हो, ठीक है, तो घर का एक सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एक ईंट होता है। ये क्या है, एक ईंट है। तो वैसे ही जो भी मैटर चीज़ें आप देखते हो, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे हो ना, वो क्या है, मैटर है। और अब मैटर है, तो भाई मैटर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। और स्टडी ऑफ एटम मतलब ऐसे बोलो कि अगर सेम टाइप के एटम जब मिल जाते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं।
और स्टडी ऑफ एलिमेंट को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा। अब आप सोचो, कल को आपको कोई पानी या कोई ग्लास में पानी ला के दे दे, तो आपको पता होना चाहिए ना ये पानी है। पता लगा जहर है तो अब उसमें, तो ये कैसे पता चलेगा? केमिस्ट्री ही तो है ना। आपको कोई दारू कल को दे दे, कभी पीना नहीं है, तो आपको पता कैसे लगेगा? उसमें भी तो क्या होता है, अल्कोहल एक क्या है? केमिस्ट्री ही तो है। तो केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और केमिस्ट्री से हम घिरे हुए हैं। देख रहे हो, मैटर ही क्या है? केमिस्ट्री है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, टच कर रहे हो, और हर एक चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो मैटर हमने क्या सिखाया आपको कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? एटम। और सेम टाइप के कई सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट। और स्टडी ऑफ एलिमेंट को ही बोलते हैं केमिस्ट्री। अभी तक जो एलिमेंट लगभग नोन है 118 के आसपास, ठीक है, अभी तक। और आपको 30 एलिमेंट याद कर लेने हैं। जो भी अभी बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं पता, 30 एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल होगा घरों में, याद रख लेना, ठीक है। तो अब क्योंकि भाई हम यही पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ एलिमेंट ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे? तो अब आप बोल सकते हो, अब इसको दूसरे भाषा में अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, है ना। कोई मैटर है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करना, कॉम्पोजिशन, कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंज इट अंडरगोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट नोन है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट सीक्वेंस में ये लिखा गया है, लेकिन मैंने आपको बोला यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट है। और यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। अभी हम आएंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास। अभी आपको ये 30 एलिमेंट मैंने लिख दिया, आपको एज इट इज़ याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब पीरियोडिक टेबल भी देख लो, थोड़ा सा दिख रहा है, यही है पीरियोडिक टेबल। आई होप कि आपने इसको देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो देखो, ये आप कहोगे सर इसको ऐसे ऐसे क्यों लिखा गया है, तो अभी ये हम आपको बाद में बताएंगे। देखो, जो वर्टिकल ऐसे दिख रहे हैं ना, वर्टिकल एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको हम ग्रुप बोलते हैं। इसको ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2, ठीक है। और जो ऐसे लिखे, ऐसे हैं, देखो ऐसे चलोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक। वर्टिकल वाले ऐसे काउंट करोगे उसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप। और ऐसे चलोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और आपको याद कितने रखे हैं अभी? रखने हैं एलिमेंट अभी तक 30 याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि स्टडी ऑफ एलिमेंट ही तो केमिस्ट्री है, और आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है। देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मैटर से, और मैटर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? एटम है। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमको स्टडी ऑफ एलिमेंट करना है। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट के पहले एलिमेंट किससे मिलके बना था? एटम से मिलके बना था भाई। तो एटम क्या था? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक था। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानेंगे और फिर हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे, सो दैट अच्छे से स्टडी कर पाए। नहीं तो आप सोचिए कहीं भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको बात करने में, वहाँ सब लोग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और अगर आप एक एक करके आप टारगेट करोगे तो सबको अच्छे से जान लोगे, ठीक है। तो वैसे ही हम सब क्या जानेंगे अभी? एटम के बारे में समझते हैं। तो देखो, एटम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है डियर। इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन। तो एटम, अभी तो मैंने बताया मैटर से क्या बना? एटम से एलिमेंट। लेकिन अभी सोचो, एटम भी अलग लेवल की चीज़ है, और क्लास 11th में आप इसके बारे में एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हो, वो सब चीज़ें तो हम बात कर लेंगे। अभी देखो, एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अच्छा, आप कहोगे ऐसी बात है? हाँ। तो एटम दिखता कैसा? देखो, एटम ऐसा होता है, आप देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। और एटम के बारे में जो सबसे पहले बताया था उन साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। नाम था, क्या नाम था? डाल्टन। तो एटम ऐसा दिखता है, उसके सेंट्रल पे ये जो है, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस सेंट्रल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे चक्कर काटता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं।
तो एटम के अंदर 3 चीज़ होते हैं और देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस में रहता है और इसके बाहर जो है ये ऑर्बिट है, इसको नाम बोलते हैं ऑर्बिट, वहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये क्या है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा है यहाँ पे ऐसे पूरा ऑर्बिट में, और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक ही ऑर्बिट होता है क्या एटम में, नहीं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ऐसे। पहले वाले ऑर्बिट का नाम K, दूसरे वाले का L, तीसरे वाले का M। और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने इधर करता हूँ मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जैसे देखो अगर हमने n की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 ले ली, तो उसको हम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे क्या रख दो, 2 रख दो, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो इसको नाम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, दूसरा ऑर्बिट की क्यों हम L बोलते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो n हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या है, 2 इंटू n², n 3, इसको क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। और n अगर मान लो हमने कितना रख दिया, 4 रख दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और इसको n बोलते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये देखो ऑर्बिट के नाम हमने लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, K, n की वैल्यू 1, ठीक है। और ये क्या है, ये n की वैल्यू है, ये क्या है, n की वैल्यू है। K के लिए 1, L 2, M 3, N 4, तो इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और देखो एटम की दुनिया कितनी बड़ी है, कैसी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अब आपको समझ आ गए कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक ऑर्बिट में मैक्सिमम। अब देखो हमने क्या बोला कि सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, यही बोला मैंने। सेम टाइप के कई एटम मिलते हैं, सेम टाइप के एटम जब मिलते हैं, टाइप एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। और स्टडी ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बात आती है सर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ये मान लो कोई भी एलिमेंट है, हमने ई नाम दे दिया, तो यहाँ पे जो Z लिखा है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो A लिखा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे देखो ये नाइट्रोजन है, ये आपको टेंशन नहीं लेना, जो 30 एलिमेंट याद करोगे ना वहीं पे आपको मिल जाएगा। ये नाइट्रोजन है तो ये गिवन होता है, फिक्स सबका होता है, ये 7 है, 14 है, तो इसको क्या बोलोगे, Z एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। समझ आए। अब जैसे मैं मान लो एक और एग्जांपल लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मान लो हमने लिख दिया कैल्शियम, ये 20 होता है 40, तो अगर मैं बोलूँ बताओ Z कितना है, तो Z आप बोलोगे 20, और मैं बोलूँ बताओ A कितना है, तो A आप बोलोगे 14 है, ठीक है। तो इसको एटॉमिक मास, और केमिस्ट्री में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही चीज़ होता है, फिजिक्स में अलग हो जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम ऐसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर को अगर थोड़ा हम डिफाइन करें डेफिनेशन में, तो इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है E = P = Z। अगर मान लो कल को आपको प्रोटॉन पता चल गया, तो जो प्रोटॉन होता है ना वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही एटॉमिक नंबर, मतलब सेम नहीं, नंबर सेम होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं 8 है और यहाँ पे लिख दिया 16, तो आप देखो यहाँ पे Z कितना है, Z आप बताओ, यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको Z बोलते हैं, तो Z है 8। तो ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला। अगर Z पता चल गया आपको 8 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, ये फार्मूला होता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और डेफिनेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस इन एन एटम, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक। एटॉमिक मास क्या होता है डियर, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो
हमारे पास यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो Z कितना है, 8 है, और A कितना है, 16 है। ठीक है, तो अगर आपको Z पता चल गया तो देखो एक चीज़ बोल सकते हो, Z पता चल गया तो E आपने फार्मूला पढ़ा है Z इक्वल टू, हमारे पास 8 है तो हमने फार्मूला पढ़ा है E इक्वल टू P इक्वल टू Z। तो Z हमारे पास कितना पता चल गया, अभी तो बताया 8, और तो वही प्रोटॉन हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, नहीं न्यूट्रॉन तो 8 नहीं हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Z 8 होगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, बात यहाँ पे फंस रही है। तो देखो एक दूसरा फार्मूला भी देखा हमने, A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N, ऊपर लिखा गया है देखो, और A आपको कितना दिख रहा है, देखो 16 दिख रहा है, तो यहाँ पे A हमने लिख लिया 16, प्रोटॉन कितना है यहाँ पे 8 है, प्रोटॉन हमने 8 लिख लिया, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता था तो न्यूट्रॉन को माइनस कर लो, 16, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन भी कितना आ गया, 8 आ गया। अरे भाई कोइंसिडेंटली न्यूट्रॉन भी अपने पास 8 आ गया। लेकिन आपको फार्मूला कैसे लगाना है, आपको यही वाला फार्मूला लगा के निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये आपको ही करना है, चलो इसको करते हैं, आ जाओ। बोला है द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले तो कार्बन और सिलिकॉन गिवन है, तो अब देखो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। जब आप 30 एलिमेंट याद कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, ठीक। और सिलिकॉन का हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाता है 28, हमने ले लिया। तो चलो आप पहले बताओ इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमने ही, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पे Z कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और A कितना हो जाएगा, A 28 हो जाएगा। अभी हमने फार्मूला देखा है कि E इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, Z होता है। अब आप बता दो Z पता है कि आपको, हाँ अच्छे है, तो हमारे पास प्रोटॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया अगर Z पता है तो। और हमें पता है कि A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N होता है। A कितना है कार्बन का, 12 है, A मतलब एटॉमिक मास, प्रोटॉन है 6, और न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन कितना आ गया भाई, 12 माइनस 6, ये आ जाएगा 6 आ गया यहाँ पे। चलो यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। अगर हमें Z पता है, Z कितना है, 14 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया और प्रोटॉन भी पता चल गया। और A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N होता है। A अपन को कितना गिवन है, 28, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 14, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन भी अपने पास आ गया, 14 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एंड सिलिकॉन विथ रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 12 एंड 28 इच। तो चलो कार्बन और सिलिकॉन का रेशियो मतलब डिवीजन। तो कार्बन के न्यूट्रॉन कितने थे, 6, सिलिकॉन के कितने थे, 14 थे। या इसी को आप डिवीजन कर लो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3:7। या इसी को आप ऐसे लिख लो, 3:7। तो आंसर देखो 3:7, यस ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर लेंगे, सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि द कंपोजिशन ऑफ 2 एटॉमिक पार्टिकल इज गिवन। प्रोटॉन X में 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन इतना है, फाइंड मास नंबर ऑफ X एंड Y। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो X के बारे में पहले निकालते हैं। X का इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, और न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन भी गिवन है, लिख लेते हैं। ये भी 8 गिवन है, ये भी 8 गिवन है, ये भी 8 गिवन है। ठीक, अब हमें पता है कि E इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, Z होता है। आपको इलेक्ट्रॉन 8 गिवन है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और Z भी 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, चलो, और न्यूट्रॉन आपको अलग से दे रखा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन आपको देखो 8 दे रखा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, A कितना हो जाएगा हमारे लिए, P प्लस N हो जाएगा। अब A निकालने के लिए प्रोटॉन कितना है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, ऊपर देख लो 8,
है ना, फार्मूला ऊपर वाला लगाया, और न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है, 8 है। तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया, और जेड हमारे पास कितना है, 8 है। तो अभी तो हमने ऊपर देखा था, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। चलो अब दूसरा वाला निकालते हैं। ये एक्स वाला हमने निकाल लिया, वाई वाला हम निकालते हैं। आप बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे। वाई में प्रोटॉन कितना गिवन है, लिख लेते हैं। प्रोटॉन गिवन है 8, ठीक है। न्यूट्रॉन गिवन है 9 और इलेक्ट्रॉन गिवन है 8। डन। इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, 8 गिवन है। अब जो E इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, Z होता है। तो देखो आपको इलेक्ट्रॉन पता है, तो प्रोटॉन भी वही हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी वही हो जाएगा। ए निकाल लेते हैं। ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन हमें कितना है, जल्दी बता दो, 8। न्यूट्रॉन कितना है भाई, 9। और 9 और कितना होता है, 17 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखो हमारे ध्यान से। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का ही आइसोटोप होता है, ये 8 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ये आइसोटोप है, ठीक है। वो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल जो भी एलिमेंट है, हम ऑक्सीजन नहीं लिखते, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, और एटॉमिक मास कितना है, 17 है, ठीक है। ए बराबर 17 और जेड इक्वल टू 8, इतना आप लिख लो, बाकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। ऑक्सीजन का तो पता था, चलो इसका हमें नहीं पता है मान लो, तो हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ गई हैं। अब हमने ये देखा कि एटम क्या होते हैं, एटम सेम टाइप के मिलके क्या बना रहे थे, एलिमेंट, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया, और एटम को भी कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो भी हमने देख लिया। अब देखो हम देखते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। देखो डियर, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यहाँ पर भी कितना है, 6। एटॉमिक मास देखो 12, 13 अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोप। आइसोबार क्या होता है, जहाँ पे एटॉमिक मास सेम, जैसे देखो 40, 40, 40, ये तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अब बात आती है सर आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाए, जैसे चलो इसमें चेक करते हैं न्यूट्रॉन सेम है क्या, अभी आप ही बताना। पहले लिखो Z कितना है, यहाँ पे 6 है, और Z पता चल गया, तो E इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, Z, मतलब हमारे पास कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा। चलो A निकाल लो, A बराबर क्या होता है, P प्लस N, और A कितना गिवन है कार्बन में, इस वाले में देखो कितना गिवन है, 14 गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6, और न्यूट्रॉन नहीं पता, तो न्यूट्रॉन हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6, कितना आ गया न्यूट्रॉन, 8 आ गया। इस केस में न्यूट्रॉन 8 आ गया। अब चलो इसमें निकालते हैं। ए कितना गिवन है, लिख लो पहले 14, और Z कितना गिवन है, 8। तो हमें पता है E इक्वल टू पी इक्वल टू Z, जो कि कितना हो जाएगा, 8 ही हो गया। अब हमें पता है A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस N हो जाएगा। तो A है 14 है, P है 8 है, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 14 माइनस 6 करेंगे तो हाँ सही है, और तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, न्यूट्रॉन सेम है क्या, नहीं, नॉट आइसोटोन्स, नॉट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होने के लिए न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, समझ आया। तो नॉट आइसोटोन। चलो एक एग्जांपल वैसा लेते हैं जो आइसोटोन होंगे। अब दूसरा एग्जांपल मान लो हमने ये लिया कार्बन 6, और यहीं पे हमने यही लिया ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ पे आप निकालो न्यूट्रॉन, इधर मैं लिखता हूँ, आप निकाल के बताओ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो फटाफट निकालो। ए इक्वल टू क्या, डायरेक्ट लिख देता हूँ, P प्लस N। ए है 14 और P अपने पास 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन आप निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर भी निकाल लो सेम, A इक्वल टू P प्लस N।
ए कितना है 16 है, पी 8 है, न्यूट्रॉन आप निकालोगे तो न्यूट्रॉन 8, तो ये आपस में क्या है, यस, इसको बोल दोगे ये आइसोटोन्स है। समझ आया आपको? तो ये जस्ट समझाने के लिए था, आपको आइसोटोन के बारे में आइडिया हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं डियर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। अब जैसे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे नोटिस करना, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z जो है वो हमको याद होना चाहिए, आप याद कर लोगे कल। Z मतलब 8 हो गया, तो हमें फॉर्मूला पता है E=P= क्या हो जाता है, Z हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए 8 आ गए। और नाइट्रोजन का अगर आप निकालोगे तो एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक वेट 14 होता है। तो Z यहाँ पे कितना है, Z है 7, तो E=P=Z। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे, 7 आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर नेगेटिव चार्ज है, हमेशा यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ। अभी के लिए आप इतना समझो जनरली। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेंगे, ये किस लिए है, ड्यू टू 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी देखो यहाँ पे, 8 हो गए। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, समझ आया? तो जितने नेगेटिव चार्ज आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है आपको, सिंपल सी भाषा में। जैसे देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, चलो आप ही बताना, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, आप लिख लो पहले। और मैग्नीशियम का जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे Z कितना है, 13 है, तो Z 13, तो E=P=Z, इलेक्ट्रॉन भी 13 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 30 है तो अब यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव है, तो 13 माइनस कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हटा दिया करो। यहाँ पे Z कितना है, 12, तो हमें पता है E=P= कितना हो जाएगा, Z, जो कि 12 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना था, Mg2+ था, तो 12 माइनस 2 पॉजिटिव था, तो 2 कर दो, थे 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या हो जाएंगे ये आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ आया आपको? तो आई होप आपको अब ये चीज़ दिक्कत नहीं करेगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानने में। अब एक होता है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। चलो निकाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम इसको यूरेनियम इधर लिखते हैं 92 और ये है 238, और इधर लिखते हैं थोरियम TH और ये 90 हो गया और यहाँ पे 234 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना है। तो देखो E=P=Z, Z कितना है, 92 है, और हमें A क्या पता है, P+N होता है। तो A हमारे पास कितना है, 238 है, ऊपर जो लिखते हैं। प्रोटॉन हमारे पास 92 है और न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे। तो न्यूट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो 238 और -92 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 146 न्यूट्रॉन आ गया, और प्रोटॉन हमें पता ही था। तो अब यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालो तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन 146 था, प्रोटॉन हमारे पास 92 था, ठीक है। कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया 54 का। अब ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो था वो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, E=P=Z, Z कितना है, 90, वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, और A= हमारे पास क्या हो जाएगा, P+N हो जाएगा। A 234 है
प्रोटॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। न्यूट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो न्यूट्रॉन हमारे पास हो जाएगा 234 और यहाँ पे -90 हो जाएगा, और जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास 144 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना था 144, प्रोटॉन कितना था 90। तो यहाँ पे आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ गया 54 आ गया। तो ये ऐसे आपस में क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये आपस में आइसोडायाफर्स हैं, आइसोडायाफर्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम होने चाहिए। चलो देख लेते हैं। इसमें CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। एटम जो आ रहा है टोटल कितने एटम है यहाँ पे, 3 एटम है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो अगर हम निकालेंगे तो कार्बन 6 टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है। टोटल कितने ऑक्सीजन है, CO2 2। तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे देखो, 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, इसमें निकालिए। चलो N2O में निकालते हैं। 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एटम कितने हो जाएंगे, एटम अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एटम हो जाएंगे 3। इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 7, और कितने नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन, 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन 8 था, एक ही ऑक्सीजन था। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो यस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सेम आ रहा है, और जो एटम आ रहा है वो भी सेम है। तो इसको हम आपस में क्या बोल देंगे, आइसोस्टर्स बोल देंगे। ठीक है, आइसोस्टर्स। तो ये होता है सिंपल, इलेक्ट्रॉन और एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, जो एलिमेंट होते हैं डियर, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जैसे कि O2, इसमें केवल ऑक्सीजन के ही एटम है। H2 है ना, एटम से मिलके क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। H2 केवल हाइड्रोजन के ही एटम है, और N2 नाइट्रोजन के ही एटम है। ठीक है, तो सेम टाइप के एटम कंटेन करते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते जो 2 डिफरेंट एलिमेंट कंटेन करे। जैसे देखो H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। दिख रहा है आपको। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि एटम बोल लो एलिमेंट बोल लो, लेकिन अगर बारीकी से डिफरेंस जानना चाहते हो तो एलिमेंट में सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है एलिमेंट, और एटम जो होता है वो सिंगल होता है, अकेला। जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूल तो O2 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, समझना भी समझाता हूँ। कंपाउंड मतलब समथिंग लाइक मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन अभी आपको बता दूंगा डिफरेंस कैसे पहचानोगे। कंपाउंड मतलब 2 से अधिक या 2 क्या होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, जैसे H2O और CO2। जैसे यहाँ पे अगर देखो H2O मैं बोलूँ टोटल कितने डिफरेंट एटम हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलोगे डिफरेंट एटम है। यहाँ पे कितने डिफरेंट एटम है, 2, कार्बन और ऑक्सीजन। ये नहीं कहोगे कि एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, ये तो 3 आप बोल दोगे, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन भले कितने नंबर में हो, है तो ऑक्सीजन ही ना। तो यहाँ पे फ़र्क कितना है, एटम जो है वो डिफरेंट है। कितने हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 2 है लेकिन 2 है, केवल 2 काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में यही बोलता मैं, तो मॉलिक्यूल की भी कहानी समथिंग लाइक कंपाउंड की है। अ मॉलिक्यूल विच इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब देखो जैसे H2O है, ये क्या बोलोगे, कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एटम की बात करूँ तो टोटल एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। कितने एटम, 3 एटम। समझ आया, तो ये बारीकी होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आप बोलोगे, मैंने क्या बोला, मोर देन 2 और मोर एटम। तो यहाँ पे क्या है, 2 एटम है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल बोलोगे आप। ठीक है, नो डाउट एलिमेंट भी है,
ठीक है ना, सब चीज़ें चेन में कनेक्टेड है, एटम से एलिमेंट, एलिमेंट से मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कंपाउंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस आपको समझा दिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है, एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल में आप टोटल काउंट करते हो कि यहाँ पे टोटल कितने एटम हैं, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। और इसमें केमिकल बॉन्ड जो होता है जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। तो आपको ये बस याद रखना है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे समझ लेना, कंपाउंड मॉलिक्यूल एक ही है जिसमें 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एटम हो या एलिमेंट हो, ठीक है। तो ऑल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो सभी मॉलिक्यूल होते हैं, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। समझ पाए आप? ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स होते हैं बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, लेकिन जो सभी मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते हैं। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन जो सभी मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड हो, ठीक। O2 क्या है भाई, आप बता दो। चलो O2 क्या है, सबसे पहले तो आप यही बता दोगे, एलिमेंट है। क्या है O2? क्या है, एलिमेंट है। हाँ भाई, एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि सेम टाइप के एटम है, सेम टाइप के एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्यों है? मॉलिक्यूल क्यों है? 2, यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटम है, और यहाँ पे सेम टाइप के एटम है, और एटम कितने हैं? मोर देन 2 है एलिमेंट में। और इसे क्या कंपाउंड बोलोगे? ये कंपाउंड नहीं है, ड्यू टू सेम एटम। सेम एटम हो गया तो भाई कंपाउंड कैसे होगा? कंपाउंड के लिए डिफरेंट क्या होने चाहिए भाई? एटम होना चाहिए, ठीक है, या एलिमेंट होना चाहिए। चलो यहाँ H2O 3 एटम है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर 3 एटम काउंट किए, 2 और हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और इसको जब बनाओगे तो केमिकली ऐसा दिखेगा H2O, ठीक है। तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन कंपाउंड को भाई ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, बस 2 ही टाइप के एटम है, सिंपल। डिफरेंट एटम, कंपाउंड। समझ आई बात? तो ये डिफरेंस आप समझना, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई। चलो आगे देखते हैं। चलो डिवाइड करो फटाफट, बता दो कौन से क्या है। NH3 बताओ, NH3 क्या है? NH3 क्या है? कंपाउंड है, यस, कंपाउंड बोल सकते हैं इसको। 2 डिफरेंट एलिमेंट है, एटम है। मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं, यस, 2 से ज़्यादा एलिमेंट एटम है। और इसको हम क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोलेंगे क्या? नहीं, एलिमेंट अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। एलिमेंट में क्या होते हैं भाई? सेम टाइप के एटम होते हैं। चलो हीलियम को बताओ, ये क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? एलिमेंट है, हाँ, एलिमेंट तो है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात। और मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल इसे नहीं बोलोगे, मॉलिक्यूल नहीं है। और कंपाउंड है का? कंपाउंड तो कभी नहीं बोलोगे। चलो P4 को देखते हैं। सेम टाइप के इसमें एटम है, फॉस्फोरस की। एलिमेंट है क्या? हाँ, एलिमेंट तो है, इसे भी लिखो एलिमेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल है क्या? हाँ भाई, 2 से ज़्यादा अपने पास एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल भी है। कंपाउंड है क्या? कंपाउंड नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, है ना। कंपाउंड नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ सल्फ़र के लिए होगा। और ये दोनों आप बाकी का आप बता दो। चलो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट यस, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड नहीं, सेम टाइप। CO2 चलो बताओ फटाफट, एलिमेंट है क्या ये? नहीं। मॉलिक्यूल है क्या ये? यस। कंपाउंड है क्या ये? यस। और CH4 का आप कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है, इसके बारे में। तो आई होप कि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में डिफरेंस जो होता है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें देख लिए अभी हम, एटम देख लिए, एलिमेंट देख लिए, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अभी हम देखने वाले हैं कि जो एटम होता है ना, आपने एटम तो पढ़ा। एटम से मिलके क्या बनते हैं? एलिमेंट बनते हैं। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं?
तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो देखो मैं आपको समझाऊँ अगर, तो रूल होता है एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का, वो क्या होता है 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है, ये रूल होता है। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। जैसे ये पहला शेल था, इसको क्या बोलते थे, के यल, फिर आगे यम, फिर आगे यन आएगा, ऐसे सर्कल बना लो पूरा। तो देखो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, चलो फिर बताएंगे बाकी की बात। जैसे बोरॉन है एलिमेंट, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्या है, Z। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2 से ज़्यादा नहीं कर देना, 2। अब आगे चलो, आगे मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8। हमें चाहिए कितना, 3 की और कमी है, 2 तो इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 5 करने के लिए 3 और चाहिए, तो हमने 3 लिख दिया बस। अगर मान लो हमने दूसरा ले लिया, यहाँ पे ले लो भाई दूसरा, एक कार्बन ले लिया, कार्बन 6। तो चलो भर के बताओ कितना हो जाएगा, 2, पहले मैक्सिमम कितना आएगा, 2, और फिर 4 आएगा दूसरे में, है ना। 6 ही करना है, पहले में 2 भर दिया फुल, आगे बढ़ चलो, 4 की ज़रूरत थी 6 करने के लिए, तो 4 लिख दिया। ठीक है, तो अगर मान लो हमें बोरॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये बोरॉन एटम है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने, ये क्या है, पहला वाला ऑर्बिट, इसको के, इसको एल बोल लो। ठीक है, तो दूसरे वाले में कितने आएंगे, 1, 2, 3। समझ आया आपको, ऐसे भरते हैं। ठीक, तो ये अब जैसे मान लो सोडियम है, तो इसको कैसे लिखोगे, 2, पहले में 2, फिर दूसरे में 8, 11 करना है, तीसरे में भी 8, ये रूल है याद रखना, तीसरे में भी 1 कर लो, तभी तो 11 होगा। 2, 8, 10 और 1, 11। तो चलो भर लेते हैं, पहले में कितने आ गए, पहले में हमारे पास आ गए 2 आ गए, 1, 2 आ गए। ठीक है, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी एक और भरना है, तो लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और भर दो, बस हो गया। इसको क्या बोलेंगे, के, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, आगे एन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करते हैं। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने की बात है, आप ऐसे कर सकते हो, रूल ये नहीं बोलना। ठीक है, इसी रूल से बाकी की चीज़ें आपको आगे चल के पता चल जाएंगी क्या कैसे होती हैं। अभी मैं बस आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ये चीज़ें सीख जाओ। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट आपका काम है, मान लो कोई एलिमेंट हमने लिख दिया, ये तो हमने सोडियम के लिए बनाया है। ठीक है, और भी यहाँ पे आप लिखना चाहो, जैसे मान लो हमने लिख दिया कैल्शियम, ठीक है 20, तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 8 और यहाँ पे 2। रूल देख लो ना क्या है, देखो यही है 2, 8, 8, हमें चाहिए 20, 8, 2, 10, 18, फिर आगे चलो, आगे मैक्सिमम हमें 2 चाहिए था, तो 2, 8, 10, 8, 18, 18, 2, 20। तो ऐसे कुछ भी आप करके भर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराना मेथड है जो हम बचपन में पढ़ते हैं। एक नया मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको हम ये वाला सेकेंड मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रूल होता है। ठीक है, ES क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का रहने का घर। ES में 1 डब्बे, P में क्या होते हैं 3 डब्बे होते हैं, और D में 5 डब्बे होते हैं, और F में कितने डब्बे, 7। और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 2। एक डब्बे में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 2। मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल इन 1 डब्बा। ठीक, तो अब देखो यस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 3 डब्बा है, तो एक डब्बे में 2 आएंगे, तो 3 में कितने आएंगे, 6 आएंगे, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, और चलो रूल के अकॉर्डिंग हम फिलिंग करते हैं। ये जस्ट आपको बता रहा था, ये भी आपको याद रखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो हाइड्रोजन 1 है, ये एटॉमिक नंबर है, तो चलो कैसे भरेंगे, रूल पहले में, और ये जो ऊपर लिखे गए हैं इलेक्ट्रॉन हैं, एस में 2, पी में 6, यही और यही ऑर्डर में भरना है। तो 1s हमें कितना भरना है, 1, तो 1s 1 हो गया। चलो 2 को भरते हैं, तो 1s 2, चलो तीसरा भरते हैं, तो 1s 2, 3 नहीं कर देना कि यहाँ पे 1, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1s2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2s1, 3 करना है टोटल, हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो ये हो जाएंगे। और यहाँ पे आप भरोगे तो 1s2, ऊपर देख लेना 2s2, ऐसे भरोगे यहाँ पे तो 1s2 और 2s2 फुल हो गया। आगे बढ़ चलो तो 2p1 भर दो ऐसे, ठीक है। मान लो सोडियम है अपने पास, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर देखते जाओ तो 1s2 11 करना है, 2s2 और 2p6 और फिर क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना। ये भी ऑर्बिट है, KLM जो पढ़ते थे, देखो ये पहला ऑर्बिट 1 K, ये दूसरा वाले है L। तो देखो याद है ना, जब आप 2,8 करते थे तो ये वही वाला है, कंफ्यूज मत हो। अभी के लिए आप ये याद रख लो, ठीक है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, आगे जो भी 3 लगेंगे वो पूरा 3 में काउंट किए जाएंगे। ये पूरा 2 जहाँ तक लगा है 2 में काउंट होंगे, ठीक है। तो 11 हो गए, 2 2 4 10 और 1 11। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी के लिए याद करना है और आप बाकी का करके आना। Mg का कर लेना 12 और मैं कहूँगा कैल्शियम का भी कर लेना 20 का, ठीक है। चलो आगे चलो, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। अच्छा एक्सेप्शन भी है इसमें कॉपर क्रोमियम का, वो सब चीज़ें हम अभी तो हम चैप्टर भी नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर शायद सारी चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं पता है आपको? जो बाहर ऑर्बिट में हो। जैसे देखो ये आपने सोडियम का बनाया था, देखो जैसे ये सोडियम का बाहर इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये वाला, देखो बाहर इलेक्ट्रॉन यही है एक, तो इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप ऐसे निकालना, पुराने वाले मेथड से, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, चलो सोडियम में 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, और कार्बन में 2,4 लिख लो तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2,8 और ये 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक। बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो बस ये सिंपल वाली चीज़ें हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है आइए इसको समझते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, आप जो लोग भी नए हमें देख रहे हो तो आप हल्के में नहीं लेना है ना। ये जो चैनल आप देख रहे हो ये हम आपके लिए ही सोचा है कि जो बेचारे बच्चे 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आते हैं तो फिर टाइम नहीं होता ना ये सब चीज़ें बताने का। तो अभी टाइम है, पूरा एकदम मास्टर बन जाओगे। और नए वाले लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने 3 बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस चीज़ का? हमने 2025 में जो विद इन 2 मंथ पढ़ाया, 2026 में जो पहली बार पेपर हुआ पढ़ाया विद इन 2 मंथ, जो 2026 रीनीट हुआ पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है जो मैंने पढ़ाया था। जो कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट थे पूरा रेफरेंस दिया, एक एक रेफरेंस नहीं 5-5 रेफरेंस दिया है, ठीक है। आप जाके देख लो। हमारा जो 2 से 3 महीने कंटेंट फॉलो किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, पूरा का पूरा यूट्यूब में, पूरा ये प्रूफ वीडियो है 1-1 घंटे का, और पूरा आप जाके मैच कराना, ऐसे ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करना। तो इस लेवल का कंटेंट है, ठीक है। तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। जो भी आपके भैया दीदी तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो आप अगर एक बेहतरीन कंटेंट चाहते हो और सिलेक्शन चाहते हैं सभी का, तो आप उन लोगों तक पहुंचाइए ये कंटेंट। और ये पूरा प्रूफ है, जाके ब्लाइंडली मत फॉलो करना, है ना। लोग आपको कुछ भी बताते हैं, इस लेवल का कंटेंट है। क्लासिक 1 शॉट सुपर 45 आप कंटेंट देखोगे तो फिर आप कहोगे ये देखो ये सारे फाइलें, ठीक है, कितनी सारे कंटेंट हैं उसका, तो कोई वही नहीं है, ठीक है। तो बस ये बेसिक्स तैयार हो जाओ, और अभी बाकी जो ऑर्गेनिक का वेट कर रहे हो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख ले। मोस्ट प्रोबेबली आज रिकॉर्ड कर दूंगा ऑर्गेनिक का, जो भी सफ़र है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना, जल्दी से ही ऑर्गेनिक एकदम टॉप लेवल की आने वाली है। बाकी जो लोग नए हैं ना वो बस अच्छे से जो भी मैंने 5 स्टेप स्टडी बताया, बाकी की जो प्लानिंग बताई है 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें कर लेना है आपको, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल हमें बताना था, चलिए बताते हैं। तो देखिए ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्यों? केमिस्ट्री की दुनिया में जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अमीर माना गया है, वो रिच होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो
आप ही बताओ, अगर कोई इंसान बहुत अमीर है, बहुत स्टेबल है ना, अच्छा है, तो आप उसके जैसा बनना चाहोगे ना? इन जनरली बात कर रहा हूँ। यस। तो वैसे ही जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बाहरी ऑर्बिट में, ऑर्बिट पता है ना, ये बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं एनी हाउ। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो वही होता है ऑक्टेट रूल। अब जैसे देखो क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,8,7। बाहरी वाले कक्षा में देखो, यहाँ पे बाहरी वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है डियर, तो ये कितना रखना चाहेगा? 8। 8 करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या सातों इलेक्ट्रॉन दे दे, तब भी यही बचेगा। अगर 7 दे देगा तो देखो 8 बच जाएगा। तो आप बता दो, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है करोड़पति बनने के, करोड़पति बनने के 2 ऑप्शन है। पहला, आप 1 रुपये किसी को उधार दे के करोड़पति बनना चाहोगे, ठीक है, या 1 रुपये किसी से उधार ले के करोड़पति बनना चाहोगे, या 7 रुपये किसी को उधार दे के करोड़पति बनना चाहोगे? उधार नहीं देना, 7 रुपये डोनेट करके करोड़पति बनना चाहोगे? आप बताओ कौन सा वाला रास्ता चूज करोगे? या डोनेट मत बोलो, किसी गरीब को नहीं देना है, किसी अमीर को ही देना है, ऐसे सोचो, नहीं कहोगे यही वाला। तो फ़ायदा किस में है? आप एक काम करोगे कि 1 रुपये जो है हम किसी से उधार ले लेते हैं, ठीक है, उधार ले लेंगे, बाद में दे देंगे भाई। और इधर अगर 7 रुपये दे के करोड़पति बनना है तो करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन 7 रुपये का नुकसान भी हो रहा है। तो फ़ायदा किस में है? 1 रुपये उधार लेके। देखो यहाँ पे 8 कैसे बन सकता है? एक आप किसी से 1 रुपये उधार ले लो, 8 हो जाएगा, और बाद में दे देना। नहीं तो आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके आप करोड़पति बनोगे। तो फ़ायदा क्या है? लेने में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, हमेशा याद रख लेना, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, और अभी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? आप यहाँ पे लिख लोगे, ये हो गए आप 18 इलेक्ट्रॉन। अब चलो मैग्नीशियम का देखो, यहाँ पे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तब करोड़पति बन जाए, या किसी से 6 रुपये ले ले तब करोड़पति बन जाए। बताओ किस में फ़ायदा है इस बार? इस बार फ़ायदा किस में? इस बार भी 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? लेगा, तब करोड़पति बनेगा। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेने से, उधार लेने से बेहतर है भाई। फ़ायदा इसमें है ना, अगर 2 रुपये आप दे के करोड़पति बन रहे हो, या 6 रुपये ले के करोड़पति बन रहे हो उधार, तो कौन सा फ़ायदा है? 2 रुपये दे दो। तो इस बार 2 रुपये दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस बार? 10 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, समझना आप। तो ये चीज़ें आप याद करके रखना, ठीक है, याद नहीं मतलब समझ के रखना। तो ऑक्टेट इसीलिए होता है, बेसिकली ऑक्टेट में ही एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वही होता है वैलेंसी। तो इनकी अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। आयंस क्या होते हैं भाई? सिंपल, आयंस इट इज़ फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या बनता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितने थे? 11 थे, एटॉमिक नंबर ही थे। यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए कभी कभी यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? कितने? -2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। देखो 2 पॉजिटिव आ रहा है, इसी को आप ऐसे लिखते हो, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 12 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा?
कैटायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये कितना था 13 होता है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। यहाँ पे 17 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, सिंपल सी चीज़ें। और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे अनायन बोलेंगे, अनायन, नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलना। तो दो तरीके के आयंस होते हैं, आयंस मतलब क्या, या कैटायन या अनायन को ही हम क्या बोलते हैं, आयंस। ये सभी क्या है, आयंस है। ठीक है, आयंस है, आयंस। दो तरीके के आयंस होते हैं, एक सिंपल आयंस हो गया और एक कंपाउंड आयंस हो गया। सिंपल मतलब जो सिंगल एटम से बनते हैं, जैसे Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस, ये सिंपल वाले हैं, एक एटम से बने हैं, सिंगल एटम। कंपाउंड आयन क्या होते हैं, जो कंपाउंड से बनते हैं, जैसे देखो दो डिफरेंट एलिमेंट है तो कंपाउंड ही तो है, इसमें जो आयंस होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मैंने आपको सिखा दिया कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब बाहरी ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो रास्ते हैं इसके पास, या तो एक इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दे तब ये अमीर बन जाए, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब अमीर बन जाए। कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ पे वैलेंसी जो हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1। और सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर दे रहा है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 रास्ते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 है एक ले लेगा किसी से। तो यहाँ पे वैलेंसी अगर देखोगे तो एक ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देने पे पॉजिटिव लेने पे नेगेटिव। और अगर मान लो व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 4, देन वैलेंसी जो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे इस केस में जो वैलेंसी आप बोलोगे, वैलेंसी वो कितना हो जाएगा, वो 4 ही हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही। यहाँ पे देखो वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये लेस देन कितना है, 4 से लेस है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं 4 से कम है, यहाँ पे 4 था, 4 या 4 से कम हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वही वैलेंसी, तो यहाँ पर भी वैलेंसी 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए। अब वैलेंसी भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, कुछ एलिमेंट मेटल जो होते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे देखो आयरन अगर Fe2+ में तो उसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन, बेसिक ये आपको याद करना पड़ेगा, ये परेशान नहीं होना। आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। कोई कहेगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपको आगे रेडॉक्स चैप्टर में पता चलेगा। तो अभी बस इतना समझो, आयरन 2 वैलेंसी है, +2 और +3। ठीक है, तो +2 वाले को अस बोलते हैं और +3 वाले को इक बोलते हैं। हमेशा अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन वहाँ पे अस लगाना, हायर है तो वहाँ पे इक लगाना। ठीक है, तो +1 में अस, +2 में कॉपर में इक, देखो दिख रहा है, अस इक, अस इक, प्लम्बस इक, स्टेनस इक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको अस बोलते हैं, हायर होता है तो इक। जैसे देखो FeCl2, तो यहाँ पे FeCl2 ये कैसे लिखते हैं, ये आयरन यहाँ पे अभी याद रख लो +2 में है, अभी ये कैसे बनता है कंपाउंड ये भी बताएंगे। तो +2 है तो इसको अस बोलोगे, और यहाँ पे +3 है तो इसको फेरिक बोलोगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको याद रखनी है। आइए सीखते हैं केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो यह शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, जैसे आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये कैसे बनेगा, केमिकल फार्मूला बना है, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl। तो ये बना कैसे होगा, बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको आज समझाता हूँ, ध्यान समझना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा 2,8,7। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो जो सोडियम है, सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा आप बताओ, सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा, इस चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को देख के बताया करो।
बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक दे देगा, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोस्ती करेंगे और दोस्ती करके क्या बना लेंगे, Na पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल और NaCl बन जाएगा। ऐसे बॉन्ड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया, सोडियम क्लोराइड। यही है केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड का। चलो Mg का देखते हैं, ठीक है, बताओ Mg का क्या हो जाएगा। चलो फटाक से कलर चेंज करते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 2,8,2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी को आता है, 2,8,7। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ़ायदे वाला सौदा आप देखना। तो Mg क्या हो जाएगा, देगा तो 2 पॉजिटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्ती अच्छी होने के लिए हमेशा क्या होता है, कभी कभी आप 10 रुपये का अपने फ्रेंड को खिलाए तो वो भी आपको 10 रुपये का खिलाए। अगर दोनों मान लो अमीर हो या दोनों इक्वल हो, मीडियम क्लास से हो, ठीक है, तो आपको 10-10 रुपये की खिलाने पड़ेंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा मैं अमीर हूँ और मेरा दोस्त गरीब है फिर भी मैं ज़्यादा कभी नाराज़ नहीं होता, वो नहीं खिलाता। नॉर्मली सोचो, जनरली। तो ये 2 रुपये दे रहा है और ये 1 रुपये दे रहा है, तो फ़ायदा है किसमें भाई, नहीं ना, दोस्ती अच्छी नहीं होगी। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख लेगा। 2 यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, ठीक है, 2 यहाँ मतलब है कि ये 2 नेगेटिव है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब देखो ये भी 2 रुपये का खिला रहा है, ये भी 2 रुपये का खिला रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg ऐसे लिखो और ये Cl लिखो, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं समझ, यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको यहाँ लिख लिया करो, MgCl2। ये बन गया केमिकल फार्मूला, देखो समझ आया। तो ऐसे होता है, ऐसे AlCl3 का आप बना के देखो, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक आप बना के बताओ, ठीक है। चलो ये वाला आपको बनाना है, AlCl3, ये आप बना के बताओ, ठीक। देखो आप ट्राई करो। और जैसे देखो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जहाँ पे रूल नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ पे देखो कैसे, सबसे पहले एल्यूमिनियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, तो एल्यूमिनियम भी क्या आ जाएगा, Al3 पॉजिटिव आ जाएगा, वो आप देख लो फ़ायदा वाला। और ऑक्सीजन भी देखो क्या हो जाएगा, 2,6, तो ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव हो जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे Al3 पॉजिटिव है और यहाँ पे O2 2 नेगेटिव है। अच्छी दोस्ती हो पाएगी क्या, नहीं। ये 3 रुपये का खिला रहा है, ये 2 रुपये का खिला रहा है, तो ये अच्छी दोस्ती नहीं है। तो अब एक काम किया करो, यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ लिख दो और यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ लिख दो, तो बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, अलग से लिख देते हैं। हमने क्या किया, अच्छी दोस्ती करने के लिए 2Al3 प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3O2 माइनस, अब हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, AlO पहले ऐसे लिख लो, Al ऐसे लिख लिया और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा Al2, और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको यहाँ पे लिख दो, Al2O3। ये बन गया फार्मूला, समझ आया आपको, ऐसे बनाते हैं फार्मूला। अब जैसे ये देखो पोटेशियम ऑक्सलेट, तो अब ऑक्सलेट में आप ये रूल नहीं लगा पाओगे, यहाँ पे स्टार करके लिखो। अब कुछ का आपको याद होना चाहिए, देखो ऑक्सलेट जो होता है वो C2O4 2- से पहले से आपको ये पता होना चाहिए। पोटेशियम का आप निकाल लो भाई, पोटेशियम का निकालोगे कितना हो जाएगा, 19 होता है, तो इसको लिखोगे 2,8,8 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो K पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सलेट पे क्या है, C2O4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे ओवरऑल ये पूरा है, ये पूरे कंपाउंड को 1 मानोगे, यहाँ पे है 2 नेगेटिव, यहाँ पे है 1 पॉजिटिव, तो बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख दो, हमेशा यहाँ आगे लिखा करो, 2 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, लिख लो K2 C2O4 और यहाँ पे जो होता है उसको यहाँ पे लिख लिया करो, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 1 था तो इसलिए हमने वो 1 दिखाया नहीं, चाहे तो आप ऐसे लिख दो, ठीक।
तो ये हो गया फॉर्मूला पोटेशियम ऑक्सलेट का। लेकिन आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा किसका क्या है, कहाँ पे नाम आएगा? तो ये मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो आपको याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पे है सबका, सोडियम को Na+, पोटेशियम को K+, सिल्वर को, ये सब कुछ आपको ये भी नहीं करना है, जो ये तो हमने आपको सिखाया है, होता कैसे है आप डायरेक्ट याद रख लो अगर फार्मूला आता है। ठीक है, जैसे आपको आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्या है देखो H+, क्लोराइड क्या है Cl-, तो क्या हो जाएगा HCl, डायरेक्ट बना दो। ठीक है, तो ऐसे सबका लिख दिया है किसको क्या बोलते हैं। और ये वाले हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, आइट, ध्यान देना ITE है तो यहाँ पे 2- है और 3 है, ATE है तो यहाँ पे 4 2- है। ठीक है, तो ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। मैंने आपको लिख के ये दे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें आपको। फॉस्फेट ये होता है, ठीक है। जैसे एक सोडियम फॉस्फेट है, चलो उसको लिखते हैं, सोडियम ऑक्सलेट को ही लिखते हैं। देखो सोडियम मतलब कहाँ पे लिखा गया है, देखो सोडियम कहाँ है Na+, अब डायरेक्ट लिखो सोडियम क्या हो जाएगा Na+, ऑक्सलेट क्या हो जाएगा C2O4 2-, बैलेंस है क्या नहीं है तो 2 यहाँ पे लिख लो, तो Na और ये जो 2 यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे लिख लो और ये क्या हो जाएगा C2O4, बात खत्म। यहाँ पे 1 है, इसको आप 1 लिख लो। अमोनियम नाइट्राइड, तो चलो देखते हैं अमोनियम कहाँ है, ये है NH4+, तो अमोनियम लिख लो। अब तो ये वाले तो आपको याद ही होने चाहिए। NH4 पॉजिटिव, नाइट्राइड कहाँ पे लिखा है देखो ये लिखा गया है N3-, बैलेंस है क्या है नहीं बैलेंस है, तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें काम कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा चलो NH4, ये तो ऐसे रहेगा और इसको ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ लिख दो 3 और वहाँ पे क्या हो जाएगा N हो जाएगा, बात खत्म। तो ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये पर मैग्नेट का फॉर्मूला है, तो K पे क्या होता है पॉजिटिव, MN4, तो ये तो बैलेंस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो KMnO4, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ऐसे आप सारे अब बना सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक, सारी चीज़ें। और एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और बता दें आपको, हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब आप केमिकल फार्मूला बनाना सीख गए हो तो केमिकल रिएक्शन भी समझ लेते हैं थोड़ा। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि जब दो आपस में मॉलिक्यूल या कंपाउंड या एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरा चीज़ नया बनता है, तीसरा केमिकल बनता है नया, उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो चीज़ लिखा गया यही एक केमिकल इक्वेशन है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यह एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जहाँ पे दो लोग आपस में मिल रहे हैं और कोई तीसरा चीज़ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये एरो से दिखाते हैं। लेफ्ट साइड उसके जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिख दो। हाइड्रोजन का क्या होता है H होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है O होता है। लेकिन ये ऑक्सीजन कभी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो छोड़ो, अभी ये बैलेंस करके लिखे H2O2 मिले हैं तो ये वाटर मिला है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके लिख लो, तो देखो यहाँ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो हमने बैलेंस कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गए। और यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, ये 2 जो बाहर लिखा जाता है इसका मतलब सब में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अभी बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो बैलेंस करके लिख देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि भाई दो चीज़ मिलते हैं, तीसरा नया चीज़ बनता है, सिंपल। पूरी दुनिया में 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज जैसे कि मान लो हमने क्या किया, पानी से बर्फ़ बना दिया आइस, और आइस से बर्फ़ बन जाएगा, तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। अगर कोई भी ऐसी प्रोसेस हो रही है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जैसे मान लो हमने दूध से पहले दही बना दिया, दही से घी बना दिया, तो घी से क्या दूध बना पाओगे क्या फिर कभी नहीं, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है क्या हो रही है, एक केमिकल प्रोसेस हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है। ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब कुछ बातें हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन में कभी ऐसा लिखा हो, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट
इसका मतलब हीट हो रहा है रिएक्शन, ये दोनों को हीट कराया जा रहा है। ये G मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैंने H2G लिख दिया तो मतलब H2 जो है वो किस फॉर्म में लिया गया है, गैस फॉर्म में। S मतलब क्या होता है, सॉलिड। अगर ऐसे रिप्रेजेंट है तो उसको गैस बोलते हैं, ऐसे है तो वो PPT बोलते हैं। PPT मतलब जैसे ऐसे आप मान लो पानी में मिट्टी डाल दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा ना, तो PPT भी वैसा ही होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, बाकी तो चीज़ें हम सीखेंगे ही चैप्टर में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है केमिकल रिएक्शन में क्या डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस कंबाइन टू चेंज फॉर्म न्यू, मतलब दो सब्सटेंस मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, नया सब्सटेंस को बनाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिटेल नहीं करें। एटम क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, नया सब्सटेंस बनता है। और सही बात है, दो लोग अगर आपस में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे नया बन रहा है, तो इनके बॉन्ड टूट रहे होंगे और आपस में जुड़ रहे होंगे, तभी तो बनेगा। पुरानी चीज़ें टूटेंगी तभी तो नई चीज़ें बनेंगी। तो इनके बीच में बॉन्ड वही लिखा गया है कि बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ठीक, बाकी वही जो मैंने बताया, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता है, राइट साइड प्रोडक्ट होता है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। और कभी आपको अगर देख के बताना हो केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं, कैसे पता करोगे, कलर में चेंजेस हो रहा है कहीं तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर कहीं रिलीज हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है। कहीं बबल बन रहे हैं, वहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हिंट है, इंडिकेट करती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन भी बहुत तरह की होती हैं, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। बैलेंस करके हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन, आप बैलेंस किसी भी तरीके से कर सकते हो। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल जो रिएक्शन है उसी को इस टर्म में लिखना, केमिकल फार्मूला के टर्म्स में, वही केमिकल इक्वेशन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन हमने लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो बाकी बैलेंसिंग आप कर लोगे। और रियल लाइफ में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन कार इंजन, वो सभी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस है ना, डाइजेशन ऑफ फूड जो पेट में हमारे, ये सब रिएक्शन ही तो है। ठीक, तो चलो अब बता दो आप आपके डेली लाइफ में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड होता है भाई हमारे डेली लाइफ में। फोटोसिंथेसिस आप देखते हो, है ना, होता रहता है पेड़ पौधों में। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप देखते रहते हो। लेकिन हमारे साथ जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डाइजेशन ऑफ फूड। रोज़ खाना खाते हो, रोज़ डाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हमारी ये बेसिक बातें ख़त्म हुई। ये कुछ केमिकल फार्मूला है, कंपाउंड है। जैसे देखो ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छे से हमने सीखा, सोडियम क्लोराइड, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, ये आपका H है, आप इसमें प्रोटॉन कितने हैं इसमें बताओ। ये बाकी की चीज़ें दी हैं, आपको बताना न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, खाली बॉक्स आपको भरना है। ये H है आपका, ठीक है, जो आपने सीखा। अब हम आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में तो सिखाया ही था। ठीक है, जो वर्टिकल वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये लास्ट वाला जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये सारे नोबल गैस होते हैं। इसके पहले को हम क्या बोलते हैं, सारे हैलोजन होते हैं। बाकी पीरियोडिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में, वहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक, आपको 30 एलिमेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ याद कर लेना है। चलिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। देखो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक की कहीं ना कहीं बात कर लिए हैं, मिक्स वे में आपको आगे समझ आएगा। ऑर्गेनिक को थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास 12th में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप कहोगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी मतलब जिसके पास कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आप कहोगे कार्बन में ऐसी खास बात क्या है भाई। देखो आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे ना, आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें क्या है, कार्बन है। आपकी 90% बॉडी जो है उसमें क्या है, कार्बन है। आपके पास जो विटामिन होते हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बन। तो कहीं ना कहीं जो भी अपने 90% चीज़ें आप देखते हो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है। इसलिए कार्बनिक, जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि करोड़ों कंपाउंड बनाता है
है ना, करोड़ों लैक्स ऑफ कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए अलग से पढ़ते हैं सो दैट आसानी हो समझने में। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन हो, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ओल्ड डेफिनेशन थी। अच्छा, ऐसी खास बात क्या है कार्बन में, जो कार्बन इतना स्पेशल है? तो कार्बन के पास पता है क्या होता है, आपने ही देखा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब पता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने देखा था 4 है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी हो जाती है। तो कार्बन कितनी वैलेंसी है, 4। तो 1 2 3 4, मतलब कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4। 4 तरीके से दोस्ती कर सकता है। तो सोचो कितने सारे लोगों से दोस्ती कर सकता है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है पता, देखो कार्बन से कार्बन कितने भी आप जोड़ते जाओ, नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे। देखो कहीं से भी जोड़ दो इसको, कुछ भी जोड़ते जाओ, देखो। तो ये क्या बोलते हैं, कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं कार्बन को बहुत खास बनाती हैं। इसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम बहुत भयंकर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं जेई नीट के लिए, है ना, स्पेशली नीट वाले एक अलग लेवल की, और हमने पढ़ाया भी है। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अभी तो हमने देख लिया कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है? तो एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, बर्जीलियस। उन्होंने बताया था कि जितने भी जीव जंतु है, जिसमें जीव हो, है ना, लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी से बनता है। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि और सारे जो जिसमें जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक तरीके का मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स बोलते हैं। और उसी के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब अपने बॉडी में पाए जाते हैं, है ना। और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, अब देखो आप कहोगे सर ये इसमें तो जान नहीं है, ये इसमें कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन्स वगैरह होते हैं ना इसमें। तो देखो जब ये पेड़ होता है ना, सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जान होती है, ऐसा माना गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको कंसीडर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं भाई, जिनमें जान होती है वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मज़े की बात है, ड्रॉबैक क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोहलर। ड्रॉबैक क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वोहलर। उन्होंने क्या किया, ध्यान से देख, ये नाम है वोहलर। इन्होंने किया कि एक अमोनियम साइनेट लिया, ये बोलते हैं इसको अमोनियम साइनेट, और इसको हीट कर दिया। तो उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब में, जो कि बर्जीलियस ने बोला था लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उनकी बात फेल हो गई, लेकिन किसी को गलत साबित करने के लिए आपको बहुत सारे प्रूफ की ज़रूरत होती है। दूसरे साइंटिस्ट आए, हरमन कोलबे जिसको बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर्ड कर दिया, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड। तीसरे बर्थलॉयड आते हैं, उन्होंने क्या किया, मेथेन को बना दिया लैब में। बस आप इतना याद रखो, ठीक है। तो 3 कंपाउंड बन गए लैब में, जो कि बर्जीलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, इन्होंने, लेकिन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बना दिया। तो आखिरकार नई डेफिनेशन क्या होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की? तो मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और डेरिवेटिव मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी एटम है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो उनकी स्टडी को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, डेरिवेटिव मतलब इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन देयर विल बी अदर एटम लाइक सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कुछ और। ठीक, जैसे देखो ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन इसमें क्लोरीन भी है, कार्बन हाइड्रोजन था जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन नाइट्रोजन है, तो इसको हम एक डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो ऐसे कार्बन हाइड्रोजन प्लस कुछ डेरिवेटिव हेट्रो एटम के साथ है, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मॉडर्न डेफिनेशन थी। तो ये है हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, मतलब मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हाइड्रोकार्बन की स्टडी ही करना है, तो क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन की।
तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 तरीके के, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक या एसाइक्लिक बोलते हैं, दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक या क्लोज चेन या साइक्लिक बोल लो। देखो जैसे कि ओपन चेन मतलब ये देखो ओपन है, कोई इसमें क्लोज रिंग वगैरह नहीं है। क्लोज चेन या साइक्लिक मतलब देखो ये हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन ये क्लोज्ड है, ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन क्लोज्ड है। तो इन सभी को हम क्या बोलते थे, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी बताता हूँ, एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन आप बोल लो, वही एक चीज़। तो ओपन चेन एलिफेटिक या एसाइक्लिक या क्लोज चेन रिंग चेन या साइक्लिक। अब ओपन चेन भी 2 तरीके के होते थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बताएंगे, अनसैचुरेटेड भी समझाएंगे। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और अल्काइन। अभी आते हैं एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्लोज चेन होते हैं 2 होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आए वो होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोजन आए लेकिन हेट्रो एटम आ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कुछ और आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखो ये कौन सा है पहले आप बताओ। तो ये है ओपन चेन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा है, ओपन चेन है। और ओपन चेन में कौन सा वाला है, एल्कीन है। देखो एल्कीन में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ पे दिख जाए, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ओपन चेन तो दिख ही रहा है एल्कीन, और ये वाला क्लोज चेन होमोसाइक्लिक, और ये वाला हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज चेन हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। अब एक एक को देखते हैं। अब हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया ना ओपन चेन, यहाँ से देखते हैं, अभी तो हम केवल ट्रेलर देख रहे थे। तो देखो ओपन चेन क्या होते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला वाला ये देख रहे हो, एल्केन देख रहे हो, ओपन चेन में कौन सा, सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन। एल्केन की पहचान क्या होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरी पहचान है ऑल सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसके नाम के अंत में एन लगता है। जैसे देखो n=1 रखो फॉर्मूले में, यहाँ पे पुट कर लो तो क्या हो जाएगा C1 और H1 × 2 और क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा, यही तो बनेगा CH4। और मैंने बोला अगर ये एल्केन से आया है तो इसमें क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। आप देखो इस फॉर्मूले से निकल गया है, इस फॉर्मूले का मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड, और सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं सिग्मा। तो बना दो सारे, कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, चारों सिंगल बना दो ऐसे, 5 कभी नहीं बनाना, और सब में हाइड्रोजन लगा दो, ठीक, ये हो गया। अब n=2 लिखो तो क्या हो जाएगा C2 फॉर्मूले में रखो 2 × 2 और क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा C2H6 हो गया C2H6। चलो फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनाओगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बना दो। कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, बना दो 1 2 3 हो गए 4 ना, एक पहले से था, 3 बच रहे थे तो 2 3 4, यहाँ पर भी 4 हाथ बना दो, हाइड्रोजन लगा दो सब में, ये फॉर्मूला बन गया। देखो चलो आप बना के बताओ एक फटाक से, आपका टाइम से। n=3 तो क्या हो जाएगा C3 2 3 तो कितना हो जाएगा C3H8 हो गया। चलो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 3 कार्बन है, सिंगल सिंगल तो ये अंडरस्टूड है, अगर उस फॉर्मूले से आया है तो अंडरस्टूड है। 4 बना लो, हाँ कार्बन के 4 हो गया, यहाँ 2 पहले से बने हैं, मिडिल वाले कार्बन को 2 और बना दो, 3 लगा लो, हाइड्रोजन लगा दो सबको, बन गया भाई ये देखो टें, ठीक है। नाम भी रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर देखो कार्बन क्या होता है, एक कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, याद रखना। 3 कार्बन मतलब प्रोप, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और 5 कार्बन मतलब पेंट, और 6 कार्बन मतलब हेग्स, 7 कार्बन मतलब हेप्ट, 8 कार्बन मतलब ऑक्ट, 9 कार्बन मतलब नोन, और 10 कार्बन मतलब डेक, बस। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे, 1 कार्बन मतलब मेथ,
और ये कहाँ से आया था, इस वाले फार्मूले से आया था, तो इस फार्मूले के अंत में क्या लग जाएगा, मीथेन, नाम के अंत में मीथेन। यहाँ पे 2 कार्बन था तो 2 कार्बन मतलब एथ, और नाम में क्या लग जाएगा, एथेन, सारे सिंगल बॉन्ड थे एथेन। यहाँ 3 कार्बन थे तो क्या हो जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, नाम में प्रोपेन लगा देना। ठीक है, कॉमन नेम ऐसे होता है, तो बस सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 2 होते हैं, एक तो एल्कीन, एक अल्काइन। एल्कीन की पहचान CnH2n, या एटलीस्ट C डबल बॉन्ड C दिख जाए तो एल्कीन। अल्काइन CnH2n-2, या उसमें C ट्रिपल बॉन्ड C एटलीस्ट, और इसके नाम के अंत में इन, इसके नाम के अंत में आइन। जैसे n बराबर 2 है, फार्मूला में पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, C2 और 2 × 2, तो ये हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो फटाक से। तो ये एल्कीन है तो C डबल बॉन्ड C ये तो होना ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, कार्बन के 4 हाथ बना दो। देखो 2 पहले से थे, 2 हमने ये लगा दिया, ऐसे यहाँ पे लगा दो, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अल्काइन बनाते हैं। n बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा, C2 2 × 2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H2 हो गया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड तो का उसमें रहेगा, एल्काइन से आया तो C, पहले तो ये बना लो C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 3 हाथ बन गए कार्बन के, एक एक और बच रहे हैं तो हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाइड कर दो। चलो ये वाला बनाते हैं। अगर n बराबर 3 रखो तो क्या बनेगा, C3 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, C3H6। तो अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड पहले, ये तो कंपलसरी है, उसके बाद सिंगल लगाया करो, ये तो कंपलसरी था, उसके बाद सिंगल, क्योंकि एल्कीन से आया तो डबल बॉन्ड रहेगा। कार्बन के पास 2 हाथ बने हैं, यहाँ पे 2 कम है, लगा लो। यहाँ पे 3 बने हैं, देखो 1 2 3 बने, 1 की कमी है, लगा लो। यहाँ पे 3 की कमी है, बस हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, ऐसे नाम लिखना चाहो लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन को ईथ, और एल्कीन से आया तो इथेन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन को ईथ, अल्काइन से आया तो इथाइन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, एल्कीन से आया तो प्रोपीन। ठीक है, चलो यहाँ पे रखो। अगर n बराबर हमने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, C3 और क्या है 2 × 3 - 2, तो C3 और ये क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C तो ये तो रहेगा ही, बाकी सिंगल लगा लो। चलो यहाँ बैलेंस करो, एक हाथ यहाँ यहाँ यहाँ, कंप्लीट। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला तो कंप्लीट है, 1 2 3 और 4 तो कंप्लीट है। तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अल्कीन अल्काइन हो गया, और इसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं जो कवर हो गई। और अगर कभी 2 डबल बॉन्ड होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बोलता है और एक पाई होता है, एक को सिग्मा बोलते हैं और एक को पाई बोलते हैं। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, पहले को सिग्मा और दूसरे को पाई बोलते हैं। ठीक, अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ्स है, जो आपको आना चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। और एक चीज़ और बता देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, अभी मैं सिखाता हूँ। जैसे देखो, अगर कभी हमारे पास ऐसे लिख के आ गया तो इसको आप कैसे इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मतलब जहाँ पे कॉर्नर दिखता है ना, वहाँ पे कार्बन बना लिया करो ऐसे। ठीक है, और कार्बन जैसे ही बन गया, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये बन गया। अब कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। यहाँ पे कितने बने, 1 बना है, 3 की कमी है, तो 3 ऐसे बॉन्ड बना लो और हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लिया करो। यहाँ पे कार्बन के 2 हाथ बने हैं, देखो 1 2, तो 2 बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लो। यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं भूलना। जैसे मान लो CN4 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो, तो कार्बन के 4 हाथ पहले बना लो, ये तो अंडरस्टूड है, कार्बन के पास 4 हाथ होगा। अब CN है तो C और ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि 4 हाथ एनी हाउ करना है, तो ये कार्बन के 1 2 3 4,
और ये कार्बन के भी 4 हाथ है, तो 4 बार CN लगा लो, देखो कंप्लीट हो गया वैलेंसी। ठीक है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे ये मोड़ है ना कॉर्नर टाइप सा, वहाँ कार्बन बना लो। अब कार्बन यहाँ कितने हाथ है, 1 2, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, तो लगाओ या ना लगाओ, आगे की क्लास में अंडरस्टूड है वो चीज़ें। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, H H और यहाँ पे H H। ठीक है, तो ये बाकी की चीज़ें आपको हम आगे सिखाते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखो अगर डिग्री भी एक तो आता है, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर डिग्री आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखो मैं बस ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक में ही मैं प्रॉपर सिखाऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री निकालना है, मान लो हमें इस कार्बन की डिग्री निकालनी है, ये वाले कार्बन की, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, देखो एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, और ये कार्बन की डिग्री भी 1 हो गई। और जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री है, उससे अटैच्ड मतलब इस कार्बन से अटैच्ड जितने हाइड्रोजन है उनकी डिग्री सेम होगी जो कार्बन की है। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो आनी चाहिए। जैसे ऐसे मैंने बना दिया तो बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। तो ऐसे डिग्री होता है। एक बेसिक बात है, बेसिक चीज़ हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp, बस डायरेक्ट। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो ऐसे 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 मैं लिख दिया, ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन बना के दिखा दो पूरा, H H CH H और यहाँ पे H, और ये भी क्या हो जाएगा H, और ये H हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये sp3, ये भी क्या हो जाएगा sp3, और ये भी क्या हो जाएगा sp3, सिंपल। और अगर मान लो ऐसे बना दिया तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ, यहाँ पे हो जाएगा sp3, और ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा sp2, और ये भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको आनी ही चाहिए। बेसिक मैथ में सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन और टॉफ़ी वाला रूल होता है एक, मैं आपको समझाऊंगा टॉफ़ी वाला रूल क्या है। देखो ये 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर मैं बोलूँ, मान लो आपको क्या निकालना है, एग्जाम्पल ऐसे समझना, आपको निकालना क्या है, 2 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किस में, kg में। जो भी चीज़ें निकालनी होंगी उसको आपको राइट साइड में ऐसे लिखना है। तो आपको kg और ग्राम का रिलेशन क्या है, देखो ऊपर क्या लिखा है, आपको लिखा गया है कि 1000 ग्राम बराबर कितना kg होता है। जो चीज़ निकालनी है उसको राइट साइड, kg को हमने राइट साइड लिख लिया, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। बिल्कुल एक टॉफ़ी वाला रूल है, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं बोलूँ कि अगर 2 टॉफ़ी का प्राइस, 2 टॉफ़ी का प्राइस, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट में इसी से सॉल्व होता है, 10 रुपये है, तो बताओ एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। और मैं पूछूँ 5 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो जो एक टॉफ़ी का प्राइस होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का। ये भाई बहुत फेमस रूल है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। तो अब देखो 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो सबसे पहले आप 1 ग्राम निकालो, 1 ग्राम बराबर कितना kg आएगा, 1 डिवाइड बाई 1000 kg। और पूछा क्या है 2 ग्राम बराबर, तो 2 ग्राम बराबर 1 का निकला है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1/1000, बात ख़त्म।
ठीक है, ये यूनिटरी मेथड बहुत ज़रूरी होता है, हर क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो अगर मैं बता दूं 5 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? चलो आ जाओ देखते हैं। तो लिखो, चूँकि हमें पता है 1000 मीटर बराबर जो होता है डियर वो कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर वही टॉफ़ी वाला रूल, 2 टॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये, तो 1 टॉफ़ी का प्राइस डिवाइड कर दो। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर। पूछा कितने के लिए है, इसलिए 5 मीटर के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 1000 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप इस छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आपको इसी रूल से निकालना है। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक चीज़ें जो है आपको याद कर लेना चाहिए, यूनिट वाली चीज़ें जो है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? सारी चीज़ें ऐसे ही करनी है जैसे ऊपर बताया, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1 माइक्रोमीटर बराबर जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलनी है। एक मैथ का और रूल है, अगर कभी कोई चीज़ मान लो ऐसे लिखा गया है, दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो लिखा गया है क्या? A/B और C/D लिखा गया, तो आप इसी को कैसे, ये जो है इसको ऐसे ही रहने दो, A/B, नीचे वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा, D/C, ऐसे पलट के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आई होप आपको आती हैं, है ना। डेसिमल वगैरह अगर नहीं आती होंगी तो आप बताना, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे बेसिक मैथ का। ठीक है, और ये हो गया। और लॉग की कुछ वैल्यू होती हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर कभी लॉग ऐसे लिखा है A × B, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? log A + log B। ठीक, अब जैसे मैंने लिख दिया log 5 × 4, तो ये कैसे लिख सकते हो आप? log 5 + log 4। ठीक है, अगर ऐसे मैं दूसरा लिखूं, log A × B हो गया, log A/B, तो यहाँ पे आप लिख लोगे log A - log B लिखते हैं। ठीक है, तीसरा अगर मैं लिख दूँ log x⁻m है, तो उसको कैसे लिख सकते हो? जो पावर में है उसको बाहर लगा के log x लिख दो। ठीक है, और log 10 की वैल्यू कितना होता है? log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और जो ln e होता है ना, वो भी 1 होता है। बाकी हम ज़्यादा कुछ आपको मैथ में नहीं बता रहे, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आनी चाहिए इतना आपको आनी चाहिए। बाकी आई होप अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग बिल्कुल बिगिनर थे केमिस्ट्री में, अगर इतना चीज़ें आप सीख गए तो आपको बाकी की चीज़ें भी आने लगेंगी। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे एक मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे आपने एटॉमिक मास नहीं पढ़ा, जैसे हम कहाँ पे बताते हैं, यहीं पे चलो बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला कोई भी एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन है 8 और यहाँ पे 16, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और एटॉमिक मास कितना हमने बताया? 16 है। वैसे ही अगर मान लो डियर हमने H2O लिख दिया, कंपाउंड, जो कि आप ऊपर बहुत अच्छे से पढ़े हो, तो यहाँ पे ये क्या है? यह एक मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि 2 से ज़्यादा अपने पास एटम है। तो यहाँ पे जब आप मास निकालोगे, एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? 2, और मल्टीप्लाइड बाई 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो कार्बन, ग्लूकोज C6H12O6 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कितने कार्बन है? 6, एक कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 × 6,
सम कर लो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, तो ये बाकी की चीज़ें आपको ये भी आनी चाहिए। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू। बाकी अगर किसी कुछ डाउट रहो तो कमेंट कर देना। और अब आप केमिस्ट्री में हमारा क्लासिक वन शॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। याद रहे कोई भी लेक्चर देखा करो, उसमें कुछ चीज़ें बेसिक अगर जो है आपको नहीं आती ना, तो वही चीज़ वहाँ वीडियो स्टॉप करके वही पहले सर्च करो, जो चीज़ नहीं आई यूट्यूब पे हज़ारों लोग हैं ये बताने वाले, उसको समझो, फिर आके लेक्चर को कंटिन्यू करो। ये तरीका होता है, आपके पास अभी टाइम है तो ऐसे सीख जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी हमने कोशिश किया है आपको मैक्सिमम चीज़ें समझाने की। कुछ भी रहा तो आप बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और लोगों तक बताइए, और जाके आप हमारा प्रॉपर लेक्चर 5 स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए नीट के लिए। थैंक यू।